ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपको न्यूज आवर पर सुबह 7 बजे से ही लगातार पल पल की अपडेट बता रहे हैं चुनाव को लेकर और आगे भी लगातार बताते रहेंगे। तो आपको बता दें कि किस तरीके से जो है सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदाता जाकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बयानबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है, एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें, दिल्ली 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है सुबह से। 11 राज्यों में 3 बजे तक का अब हम आपको मतदान प्रतिशत बताएंगे कि कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। असम में 63.8, बिहार में 46.69, छत्तीसगढ़ में 58.19 और दादर नगर हवेली में 52.43% मतदान हुए हैं। वहीं गोवा में 61.39%, गुजरात में 47.03%, कर्नाटक में 54.20, मध्य प्रदेश में 54.09% मतदान हुआ है। कर्नाटक में 54.20 और महाराष्ट्र की बात की जाए तो 42.63, उत्तर प्रदेश में 46.78, पश्चिम बंगाल में 63.11 और मध्य प्रदेश में 54.09% मतदान हुआ। तो 11 राज्यों में 3 बजे तक की क्या तस्वीर थी, अभी हमारी सहयोगी ने आपको बताया कि कितने प्रतिशत मतदान हुए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें कि यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 10 लोकसभा सीटों पर 3 बजे तक 46.78% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि बरेली में 46% मतदान हुआ है। आंवला की बात की जाए तो 46.75, एटा में 48.93, संभल में 52.24, हाथरस में 44.63 और फिरोजाबाद में 3 बजे तक 47.80, आगरा की बात की जाए 43.67, मैनपुरी में 46.80, फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो 46.18 है और बदायूं में 3 बजे तक 45.44% मतदान हुआ है। तो अभी तक प्रतिशत मतदान के बारे में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कितना मतदान हुआ इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात हम चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अकबरपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे सपा सुप्रीमो। बीजेपी ने किया युवाओं किसानों के साथ धोखा, अगर इंडिया गठबंधन सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है देंगे फ्री आटे के साथ डेटा भी। 3 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी में बौखलाहट नजर आ रही है, ऐसा उनका कहना है। तो बड़ी खबर बता रहे उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि बीजेपी पर जमकर बरसे सपा सुप्रीमो। उन्होंने कहा है अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनी तो देंगे आटा फ्री के साथ डेटा भी। 3 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी में बौखलाहट है। तीसरे चरण में बीजेपी बेईमानी पर उतर आई है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया है। तो अकबरपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे सपा सुप्रीमो। बीजेपी ने किया युवाओं किसानों के साथ धोखा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो क्या कुछ मिलेगा, ये बता रहे हैं सपा सुप्रीमो। आइए सुनते हैं। जनता पार्टी अब बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पे उतर जाएं, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही दम लेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं ये घबरा गए, बौखला गए हैं। और जो आदमी खिसियाता है, जो हारने लगता है, वही ये हरकत कहता है। कहाँ 400 पार, बताओ क्या हालत हो गई इनकी भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया और इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। पीडीए इस बार इनको धोने जा रहा है, क्योंकि पीडीए देख रहा है, पीडीए उत्तर प्रदेश में 1 सीट पे लड़ाई में, बाकी सब सीटें। तो पीडीए बीजेपी को धोने जा रहा है, वोट डाल कर धोएगा, ऐसा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है।
बेईमानी पर बीजेपी उतर आई है, ऐसा कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि आटा के साथ डेटा भी फ्री देंगे अगर इंडिया की सरकार आई। तीसरे चरण में बीजेपी बेईमानी पर उतर आई है। अकबरपुर में सपा सुप्रीमो जमकर बरसे। चलिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से आंवला लोकसभा में जनता ने किया चुनाव बहिष्कार। सूचना पर पहुंचे मंत्री धर्मपाल सिंह, ग्रामीणों को समझाया, विकास का दिया आश्वासन। बड़ी खबर बता रहे उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि ग्रामीणों को समझाया, विकास का दिया आश्वासन। आश्वासन के बाद माने ग्रामीण। तो ग्रामीणों को समझाया और विकास का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए हैं। देश और प्रदेश की जनता में एक विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। आंवला लोकसभा में जनता ने चुनाव बहिष्कार किया। सूचना पर मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बेमेतरा से, ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। अधिकारियों ने मौके पर कराया मतदान शुरू। अधिकारियों ने दबाव में कराया मतदान शुरू। बड़ी खबर बेमेतरा से, जहां ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो अधिकारियों ने मौके पर मतदान शुरू कराया है। उनका कहना है कि अगर मतदान आप नहीं करोगे तो फ्री का राशन नहीं मिलेगा। तो मतदान नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा राशन। बेमेतरा की ये बात, जहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था, वहां अधिकारी गए हैं और उन्होंने कहा है कि मतदान नहीं करोगे तो राशन नहीं मिलेगा, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहोगे। तो ये बातें कही हैं। पक्की सड़क की मांग को लेकर यहाँ पर बहिष्कार किया गया था। अब ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार जब किया, तो आइए अब सुनते हैं कौन क्या कुछ कह रहा है। वही सर, वो रोड के कारण हम लोग जो सामूहिक रूप से वोटिंग का बहिष्कार करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा दबाव दिया गया कि आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा। तो महिलाएं कुछ प्रभावित होकर वोट किए हैं और हमारी मांग के बारे में कुछ अभी तक क्लियर निष्कर्ष नहीं मिल पाया। कौन अधिकारी है, क्या दबाव दिए थे आपको? अब ये तो महिलाएं ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो हमारा फुटबॉल तो ऐसा हो गया था, उसका चेहरा तो रोने लायक हो गया था सर, डर के मारे। इतना अधिकारी लोग उसको बोले। और 2 लोग गए थे सर पहले डालने के लिए वोट, तो उन लोग 4 घंटे के बाद वापस आए थे। अब अंदर में वो क्या किया पता नहीं। ऐसा हम लोग कहे बार बार कि भाई जो वोट डाल दिया उसको तो 1 सेकंड के लिए वहाँ नहीं रखते, उसको बाहर करना चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं किया सर। यहाँ मांग तो पूरी नहीं हुई सर, लेकिन अधिकारी लोग यहाँ दबाव डाले हैं महिलाओं के ऊपर और जनता के ऊपर डाले हैं। जहाँ चावल बंद हो जाएगा मिलना, आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, और जितने भी गवर्नमेंट सरकारी योजना है तहत सबको वंचित कर दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग वोट करिए, ऐसा करके बोले। तो गांव देहात के महिला है सर, अब सब लोग हम जब वोट नहीं डालेंगे तो हमको चावल नहीं मिलेगा, फिर खाएंगे कहाँ, ऐसा करके फिर वोट डालना चालू कर दिया। क्या थी मांग आपकी? हमारा मांग यही था सर कि सड़क है, बस सड़क हमारे बन जाए। तो ये बेमेतरा की बातें हम कर रहे हैं, जहां पर मतदान का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था। वहां पर अधिकारी गए और महिलाओं से बात की, कहा कि देखिए अगर जो आप लोग मतदान नहीं करेंगे तो राशन बंद हो जाएंगे, मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिए जाएंगे। तो ये सब बातें हुई हैं और मतदान शुरू हो गया है। हालांकि मतदान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान होना चाहिए। हालांकि अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन जरूर दिया है, मतदान शुरू करा दिया।
तो अब रुक करते हैं। अब बात हम करेंगे, देखिए कुल 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है और हम अपने सहयोगी नवजीत कौर के साथ लगातार चुनाव के अपडेट देते रह रहे हैं। लगातार कहां पर चुनाव का बहिष्कार हुआ है, कहां पर बहिष्कार के बाद फिर मतदान शुरू हुआ है और क्यों बहिष्कार हुआ है, कहां पर क्या हो रहा है, कौन कौन जो है, किसके दावे कितने ज्यादा हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। कहां किस मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब है, लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। आज अब हम उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव है। 100 उम्मीदवार वहां पर मैदान में है। 10 सीटों पर 100 उम्मीदवार मैदान में है। बात यहां पर अगर जो हॉट सीटों की करें तो सबसे बड़ी हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की, जहां पर सपा सुप्रीमो की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है। आइए पहले कुछ रुक करें कि यहां दर्शकों को कुछ बताएं इस सीट से संबंधित। हालांकि सारी जानकारी तो अब तक सभी दर्शकों को प्राप्त हो गई होगी, लेकिन यहाँ मुकाबला किनके किनके बीच है ये हम आपको बताते हैं। एक बार फिर हम बता दें, यादें ताजा हो जाएंगी। किनके किनके बीच मुकाबला है ये आप देखिए। वर्सेस आप देख सकते हैं कि ठाकुर जयवीर सिंह डिंपल यादव सपा से, शिव प्रसाद यादव बसपा से। ठाकुर जयवीर सिंह बीजेपी से हैं और डिंपल यादव सपा से हैं। शिव प्रसाद यादव यहां पर बसपा से। त्रिकोणीय मुकाबला। बसपा यहां तीसरे स्थान पर रहती है हमेशा, इसलिए अब मतदाता कितने हैं ये भी जान लीजिए। हमारी सहयोगी नवजीत बताएंगे कि मतदाता कितने हैं। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि कुल कितने मतदाता हैं। तो 17,89,471 कुल मतदाता हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 9,87,231 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की ओर भी नजर डालें तो 8,02,240 महिला मतदाताएं हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि मतदाताओं की क्या संख्या है। अगर जो जातीय समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण अगर विनर यानी कि 2019 में जो विनर रही हैं डिंपल यादव रही हैं, रघुराज सिंह साक के यहाँ पर लूजर रहे हैं, यानी कि ये हारे हैं और ये बीजेपी से थे। बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी ने इस बार जो 2024 में अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। मुकाबले को अगर जो दिखाएं तो ये साफ दिखता है कि रघुराज सिंह साक के 2019 में थे और इस बार अगर मैनपुरी अगर जो विधानसभाओं की बात करें तो ये 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में 2 पर कमल खिले हैं और 3 पर साइकिल चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पर साइकिल चल रही है नवजीत, और मैनपुरी और भोगांव पर कमल खिले हुए हैं। अगर इतिहास के बारे में बात करें, थोड़ा सा इतिहास पे भी नजर डाल लें तो 2009 में मुलायम सिंह यादव, 2014 में तेज प्रताप सिंह यादव सपा से, और फिर 2019 में मुलायम सिंह यादव, 2022 में उपचुनाव हुए थे, यहाँ पर डिंपल यादव चुनाव जीती थी। फिर अब पुनः चुनाव मैदान में हैं। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विवेक श्रीवास्तव जी, नेता बीजेपी, माफ कीजिएगा भरत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता सपा, डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विवेक श्रीवास्तव जी, भरत सिंह जी और रविंद्र सिंह जी, सभी मेहमान हमारे स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत करें तो मैनपुरी हॉट सीट है। मैनपुरी हॉट सीट है, इसके बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि किन का मुकाबला किन से है। ठाकुर जयवीर सिंह और सपा से डिंपल यादव, बसपा से शिव प्रसाद यादव यहां पर चुनाव मैदान में है। तो बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी से हमारा सवाल यह है कि डिंपल यादव 2022 का उपचुनाव जीती, सांसद रहीं, 2024 में भी ये प्रत्याशी हैं। इससे पहले मुलायम सिंह, यानी कि मुलायम सिंह के परिवार यहां पर विजयी रहा है। एक तरह से सपा का गढ़ है। जो पिछला आपने उम्मीदवार यहां से उतारा था, पिछला उम्मीदवार बीजेपी से, इनका नाम रघुराज सिंह साक्य है।
इनको आपने बदल दिया, बदलने के पीछे क्या विशेष कारण रहे हैं और वो गुण जरा बता दीजिएगा ठाकुर जयवीर सिंह की जो डिंपल यादव को पटखनी दे सकते हैं उनके गढ़ में। देखिए देवेंद्र जी, डिम्पल जी जब वहां से सांसद चुनी गई मुलायम सिंह जी के न रहने पे, मुलायम सिंह जी के न रहने पे जो सहानुभूति का वातावरण था, उस वातावरण में वो सांसद बनी। व्यक्तिगत उनका राजनीतिक जीवन सिर्फ इतना है कि अखिलेश जी की पत्नी है, मुलायम सिंह जी की बहू है, और ये ना होता उनका राजनीतिक में कोई ऐसा जीवन में कुछ उपयोगिता उनकी ऐसी कभी दिखाई नहीं थी। स्वयं अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह जी की गद्दी पे है। अगर मुलायम सिंह के पुत्र न होते तो कहीं आज राजनीति की तीसरे लाइन में टहल रहे होते। जहां तक आपने पूछा कि रघुराज जी का टिकट बदला, चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी सामने की कवायद हर दल करता है। जयवीर सिंह जी को चुनाव जीतने के लिए उतारा गया है। जहां तक ये कहना कि ये यादव परिवार की खानदानी सीट है, आज क्या सारे यादव जिस तरह से मुलायम सिंह जी के समय समाजवादी पार्टी को देते थे, आज क्या यादव उस तरह से मुलायम सिंह के न रहने पे समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं? क्या ऐसा नहीं है। बहुत से यादवों ने अपने रास्ते अलग तय किए हैं और यादव वर्ग का एक बहुत बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी है। बहुत से हमारे यहाँ यादव समाज के नेता भी हैं, विधानसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर लोकसभा से लेकर के केंद्र में मंत्री तक है और उच्च पदों पे है। तो ये कहना कि यादव केवल समाजवादी पार्टी तक सीमित है, ये ठीक नहीं है। अब रही बात जिस तरह से अखिलेश यादव एसी कमरे से ट्विटर से पार्टी चला रहे हैं, जिस तरह से जमीन से कटते जा रहे हैं, धीरे धीरे समाजवादी पार्टी जमीन पे अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है। उसके विधायक उसको छोड़ के जा रहे हैं, उसको नेता उसको छोड़ के जा रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि 2 चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलते दिख रहे हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा कि जहां मिड चुनाव में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा रहा हो। ये पहला अनुभव मुझे हुआ समाजवादी पार्टी में कि जी। विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है अखिलेश यादव ने कि बीजेपी बौखला गई है और बेईमानी पर उतर आई है। जी, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए और आपका जवाब देने के लिए रविंद्र सिंह जी तैयार। कहाँ है, कहाँ दिख रही है? प्रदेश अध्यक्ष को कौन हटा रहा, कार्यकर्ताओं को कौन थप्पड़ मार रहा, ये सब पब्लिक डोमेन में बताने की जरूरत नहीं है। बौखलाहट कहाँ दिख रही सबको मालूम है। कौन लोग आज जाकर कहीं सिपाही के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो सिपाही मुझको देख करके दौड़ रहा था। अरे भाई, आप पूर्व मुख्यमंत्री है, आपकी अपनी खुद की गरिमा है। सिपाही अगर सलूट ना करे तो दिक्कत है, करता है तो साफ देख करके दौड़ रहा था। तो अब अगर पूर्व मुख्यमंत्री सिपाही पुलिस के जवान के ऊपर कमेंट करने की स्थिति में आ जाए तो इससे निचला स्तर व्यक्ति का क्या हो सकता है आपको? चलिए, ठीक है। तो घबराहट बौखलाहट कहाँ है दिखाई दे रही है। और ये तीसरे चरण के बाद उनको भी समझ में आ गया है इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में कहीं खाता खुलने नहीं जा रहा। चलिए, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, घबराहट कहाँ है दिखाई दे रहा है? जी, मैं क्षमा चाह रहा हूँ जी। मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे लगता है माफ कीजिए, गलत जानकारी दे दीजिए। माफ कीजिएगा, हमें माफ कीजिएगा, आप बीजेपी से हैं तो छत्तीसगढ़ से हैं। और हमारे पास जो लिस्ट आई थी, माफ कीजिएगा, हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसमें रविंद्र सिंह जी नाम लिखा हुआ है। मैंने इसमें भूल सुधार कर दिया जी। एक बार और अपना नाम बता दें कि हम यहाँ
क्लियर मैं रविंद्र सिंह हूँ, जी। छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रवक्ता हूँ। जी। एक रविंद्र सिंह उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता है। मुझे लगता है बिल्कुल हाँ, यही दुविधा हुई थी कि उत्तर प्रदेश से रविंद्र सिंह जी एक समाजवादी पार्टी से भी प्रवक्ता हैं, शायद वो नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं। हम आना चाहेंगे। मैं इजाजत लेता हूँ, मेरी प्रासंगिकता खत्म हो गई। अरे नहीं, प्रासंगिकता थोड़ी खत्म होती है। जी, प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होती। हाँ, अपने अपने विचार होते हैं। हालांकि हाँ, आप दोनों पार्टी लाइन से बोलेंगे तो हमारे भरत जी अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन अकेले दोनों को संभालने का मामला रखते हैं भरत जी। मैं पूरी दारोमदार अपने भाजपा के प्रवक्ता को समर्पित करता हूँ और भरोसा है पूरी जिम्मेदारी से जवाब देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भरत जी हम आपके पास आना चाहेंगे। भरत जी, जैसा कि ये हम अपनी टीम की तरफ से माफी मांगते हैं दर्शकों से कि डॉक्टर आलोक सोती हम आपके पास आना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं जी। जैसा कि अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और ये दुविधा को दूर कर लिया गया। डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि विधानसभा की अगर जो बात करें, जो 5 विधानसभाएं हैं इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं, इसमें 3 पर साइकिल चलती हुई देख रही है, 2 पर ही फूल खिले हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जो बीजेपी दावा कर रही है उसके दावे में कितना दम दिखता है? देखिए, वास्तव में कठिन दावा है बीजेपी के लिए, क्योंकि आप दे रहे हैं करहल, जहां पे मुलायम सिंह जी ने अपने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहां से राजनीति शुरू की, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका एक क्षेत्र है, हमेशा लोग उनके साथ जुड़े रहे अंतिम समय तक। फिर आपने जसवंत नगर देखा, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, उन्होंने अपना पहला पदार्पण किया था, चुनाव लड़ा था जसवंत नगर से, तो वो भी क्षेत्र जो है उन्हीं का है। और साथ में मैनपुरी की जो जातीय समीकरण है, ये सब बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि एक ही क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। तो तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो है यादव परिवार का बड़ा योगदान रहा है। और आपने देखा जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह का 1 नहीं 3 दफे 4 दफे मुख्यमंत्री पद पे भी रहे, और साथ में अखिलेश जी ने पूरा अपना कार्यकाल 5 साल का किया। जी, तो मैनपुरी लोकसभा सीट के बारे में जी जारी रखिए आप। तो मेरी आवाज पहुंच रही ना? जी। हाँ, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि मैनपुरी को टक्कर देना बड़ा मुश्किल है। जयवीर साहब की बात चल रही है, ये पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो है उनके ये पुत्र हैं और एक बड़े मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि अगर जातीय समीकरण देखें तो ये लोधी जाति से आते हैं, वो कुर्मी लोधी, ये भी काफी बड़ा है यादव और मुस्लिम के बाद। अगर आप देखें तो ये चाकिया और लोधी, ये जो जातियां हैं वहां पे काफी हैं। बीजेपी ने काफी कोशिश कर रखी है, मुकाबला कड़ा है कि अगर बसपा जो है कुछ वोट ऐसे हैं जो काट सकती है या उसको डिवीजन ऑफ वोट हो सकता है। अब देखना ये है कि किसका होगा, ये क्या। चलिए, बीजेपी का है तो इसमें आप कह सकते हैं कि मुकाबला बड़ा कड़ा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चुनावी मौसम है और इस मौसम में कुछ भी हो सकता है। चलिए, ठीक है। भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और इंडी गठबंधन में सपा और कांग्रेस साथ साथ है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको, सपा ने जिसे टिकट दिया है पलड़ा भारी है, यानी इंडी गठबंधन क्या एक और सीट वहां से निकलती हुई दिख रही है आपको? भरत जी। देवेंद्र जी, सबसे बड़ा तकलीफ और मजबूरी वो समझ में आती है कि इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बताने पे सारे चैनल एकदम उतारू हैं। नहीं, दिक्कत है ना ये। सुन लीजिए भरत जी, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। आप कह रहे हैं तो मैं इंडिया कहूंगा, लेकिन उसके बाद गठबंधन नहीं कहूंगा, क्योंकि अलायंस जो है
ये से जुड़ा है। अगर इंडी कहेंगे तभी गठबंधन हम कह सकते हैं, बाकी हम लोगों का कोई विशेष वो नहीं है, खासकर मेरा, कि हम इंडिया ना कहें। आप कह रहे हैं तो मैं कह ही देता हूँ। स्पेलिंग अच्छा, मैं इंडिया अगर लिखा है तो मुझे लगता है कि इंडिया ही पढ़ना चाहिए। गठबंधन है हमारा, गठबंधन तो अलायंस मतलब जो लास्ट में ए आता है उसका मतलब तो अलायंस होता है, और अलायंस होता है तो गठबंधन कह के अलायंस कहें तो अच्छी बात नहीं है। मेरा लॉजिक यही था, मेरे कहने का लॉजिक यही था, लेकिन जब तक आप रहेंगे हम इंडिया ही बोलेंगे। चलिए ठीक है, आपकी शिकायत। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि अभी 3 फेज के चुनाव हुए हैं, अभी हाफ है और पूरे चुनाव तक ये साफ हो जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है, ये एनडीए और मैं एनडीए गठबंधन नहीं है जहाँ 40 पार्टियों को लेके और कहे कि हम तो एक ही पार्टी सिर्फ भाजपा है और बाकी के उनके जो साथी है वो दरकिनार रहते हैं, बगल में रहते हैं, आवाज तक नहीं आती है, चू तक नहीं कर सकते हैं। अभी आपको ताजा उदाहरण दूं, जौनपुर का देखिए क्या हाल है। वहाँ पे सपा ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है, भाजपा ने भी किया है। अब वहाँ पे जो है बहन जी ने जिसको उम्मीदवार बनाया था, क्या उसको जानती नहीं थी क्या पहचानती नहीं थी क्या? आखिरी दिन जो है उनका जो है पर्चा वापस ले लेती है, नामांकन कहती है कि नहीं हमारी पार्टी से आपने। तो ये दबाव किसका है, ये सोचना पड़ेगा। बगैर दबाव के आपने क्यों वापस लेंगे, आप ये समझ सकते हैं। अगर दबाव नहीं होता तो जो व्यक्ति इतने दिनों से प्रचार कर रहा था, इतने दिनों से मतलब मजबूती के साथ जो उनका प्रचार चल रहा था, लेकिन क्या मजबूरी ऐसी आई कि उनको जो है टिकट वापस लेके दूसरे को देना पड़ा। यानी कि पूरी तरह से जो आज नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, भाजपा हो, ये सभी लोग किस तरह से दबाव डाल रहे हैं। वो देखिए, चाहे आप सूरत का बात कर लीजिए, चाहे वो आप जो है इंदौर की बात कर लीजिए, चाहे देखिए बहुत इस तरह से होता है चुनाव। क्या ये हम जो कह रहे हैं ना कि संविधान खतरे में है, अरे भाई संविधान के साथ देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, और उसको खतरे में लाने वाले हमारे साथी भाई बैठे हैं भाजपा के। अब ये कहेंगे कि मैं तो खतरे में नहीं हूँ। अरे भाई आप लोग खतरे में कौन है? आप लोग खतरे में ही नहीं है। आपने सबको खतरे में ला दिया है। आपने 140 करोड़ देश की जनता को खतरे में ला दिया है। और इसका अगर देखिए देवेंद्र जी, इसका सबूत भी है, ऐसा नहीं है। लल्लू सिंह इनके सबूत है, इनके जो है राजस्थान के जो मंत्री वो सबूत है, इनके कर्नाटक के जो है एक मंत्री वो सब, केंद्रीय मंत्री वो सबूत। ये सब कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के 400 सीट दीजिए तो संविधान बदल देंगे, आप लोग खतरे में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और रही बात अब चुनाव की, कि जो फेस में चुनाव चल रहा है, भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन हर दूसरे घंटे में अपनी लाइन कभी मंगलसूत्र छीन ले रहे हैं, तो कभी जो है हिंदू पे चले जा रहे हैं, तो कभी मुसलमान चले जा रहे हैं, कहीं मंदिर पे चले जा रहे हैं, तो कभी मस्जिद पे चले जा रहे हैं। एक स्टैंड पे जो है मूर्ति कायम नहीं है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने 10 साल तक इस देश को चलाया है, 10 साल तक सरकार चलाई है, तो मेरे काम जो है ना, मैं अपने कामों के बारे में बताऊं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, महंगाई कम कर दी। 2014 याद करिए कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार किसकी सरकार आएगी ये तो चल गया था, घर घर हर घर ये सब चला था। एक बार भी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथी भाई बैठे हैं, एक बार भी अगर ये कह दें, चलाने की हिम्मत नहीं है। वो जो एलईडी लाइट लगा के अपने टेम्पो पे चलाते हैं ना गाड़ियों पे, एक बार भी ये स्लोगन नहीं चल रहा है। और देश की जनता के ना देवेंद्र भाई कान तरस रहे हैं कि कम से कम अब तो चल जाए 3 फेज के चुनाव कम हो जाए, लेकिन नहीं। अब देश के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, अमित शाह बौखलाए हुए हैं, और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि 400 पार। अरे कहीं 400 पार नहीं, 400 अब की बार हार। ये है आपका जुमला होना चाहिए, नारा होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है इस चुनाव के बाद अमित शाह जी 10 सेकंड के लिए आएंगे चैनल पे और कहेंगे ये तो हमने जुमला कहा था, हमने थोड़ी नहीं कहा था। जो आपको 150 अब की बार हार, 400 पार नहीं, अब की बार हार।
अब सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी, अब एक मिस्टेक इससे पहले हो चुकी थी हमारे टीम से, आपके नाम पर झारखंड के बीजेपी प्रवक्ता को जोड़ लिया गया था और सवाल हमारा उनसे ही हो गया था। वही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि परंपरागत सीट क्या बचा पाएगी मैनपुरी की सपा? बचा पाना तो कोई शब्द ही नहीं है। मुझे लगता है कि पिछली बार हम लोग 2,66,000 वोट से जीते थे और मुझे लगता है इस बार 5 लाख के आसपास वोटों से जीतेंगे। चलिए, अच्छी बात है। मैनपुरी में 46.80% 3 बजे तक मतदान हुआ है। क्या माना जाए इसको लेकर के? दो कारण है। मैनपुरी सहित 16 स्थानों से हमारे 111 पदाधिकारी की कार्यकर्ता भी कल रात में उठा लिया गया उनको पुलिस के द्वारा। जी, तो पुलिस के द्वारा उठा लिया गया। अब हो सकता है उसका प्रतिशत हो या अभी मतदान का पूरा प्रतिशत आने दीजिए। और फिर रही बात मैनपुरी की, अगर आप मैनपुरी का इतिहास देखेंगे तो हमारे कांग्रेस किसी आज तक को जीता ही नहीं यहाँ से। तो नहीं, 2019 में मैनपुरी से अगर जो मैनपुरी से तो बिल्कुल आप ही का इतिहास है पूरा का पूरा। मैनपुरी में जीती है, बाकी बार हम लोग जीते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बीजेपी अपना हाथ पांव चला रही है, तो बीजेपी अब इस मिथक को तोड़ पाती है या नहीं, इस चक्रव्यूह के भेद पाती है या नहीं, ये तो देखेंगे, ये बात की बात है। चलिए अब दूसरे लोकसभा सीट पर बात कर लें। 10 लोकसभा सीटों पर ये मतदान हो रहे हैं। तो हॉट सीट मैनपुरी थी, इस पर बातचीत तो हो गई, लेकिन फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले हम ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बीजेपी पर सपा सुप्रीमो, जिन लोगों ने मेरे मंदिर जाने पर उसे धोया, इस बार जनता वोट से उन्हें धोएगी, ऐसा बड़ा बयान दिया है। बीजेपी हो जाएगा सफाया, ऐसा कहा है। हार के डर से बौखलाई है बीजेपी, अब तो इनके मुंह से 400 निकलता भी नहीं है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से, बीजेपी पर जमकर बरसे हैं सपा सुप्रीमो। जिन लोगों ने मेरे मंदिर जाने पर मंदिर को धोया है, इस बार जनता उन्हें धोएगी, ऐसा कहा है उन्होंने। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है। कहाँ 400 पार, बताओ क्या हालत हो गई इनकी भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया और इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। पीडीए इस बार इनको धोने जा रहा है, क्योंकि पीडीए देख रहा है, पीडीए उत्तर प्रदेश में एक सीट पे लड़ाई में, बाकी सब सीटें पीडीए जीत रहा है। नवजीत अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे मंदिर जाने पर मलमल के मंदिर धोया, जनता वोट डाल करके ऐसा धोएगी कि साफ हो जाएंगे। तो विवेक श्रीवास्तव जी से तो प्रश्न बनता है बिल्कुल कि इशारा बीजेपी की तरफ है और विवेक जी धुलने के लिए तैयार हैं क्या? विवेक जी, ऐसा धोएगी जनता, ऐसा धोएगी कि साफ हो जाएंगे, तो धुलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? छोड़ के जाने के बाद हमने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास भी धोया था। ऐसे पापी जहां से जाए वो स्थान बिना गंगा जल से धोए पवित्र नहीं होता। तो इनका पाप फिर इनके सर चढ़ के बोल रहा है। और ऐसे पापियों का जहाँ पे पैर पड़ जाए उस स्थान को हमें धुलना ही पड़ता है। तो हमने तो धुला, मुख्यमंत्री आवास भी धुला, उसके बाद भी जनता रहे नहीं। तो इस बार कांग्रेस भी साथ है ना, इस बार कांग्रेस भी साथ है। देखिए देवेश जी, कांग्रेस के पाप भी कुछ कम नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसके मुलायम सिंह के समर्थन को सरकार बनवाई और उसी सरकार ने पूजनीय शंकराचार्य जी को गिरफ्तार कराया कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने के बाद।
तो ये कम पाप में भागी नहीं है। कपिल सिब्बल जी के पार्टी में रहते हुए राम जन्मभूमि के मुकदमे मड़ंगेबाजी करते रहे, बाद में इसी समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा। तो ये दोनों पाप में मिले जुले हैं, इनका कहीं एक दूसरे से कम योगदान नहीं है। बहुसंख्यक समाज के प्रति जो भी अपराध हुए हैं वो दोनों में बराबर के भागीदार है। आज तीसरे चरण के चुनाव के दिन लालू यादव कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ों का हक पार करके। जिस तरह की बातें हो रही तुष्टीकरण की, ये बहुसंख्यक समाज का हक मारने वाले लोग हैं। ये बेचैनी बता रही है कि तुष्टीकरण में कहां तक जा सकते हैं। और हमने धुला है, अब कह रहे जिम्मेदारी से धुला है, मुख्यमंत्री आवास भी धुला है, मंदिर भी धुलेंगे। तुम्हारे जैसे पापियों के पाप पैर जहाँ पड़ेंगे वो सब धुलेंगे। नहीं तो आप पापी किसे कह रहे हैं, कांग्रेस को या सपा को? इन दोनों को पापी कह रहे हैं। दोनों पापी हैं। चलिए भरत जी के पास चल रहे हैं, भरत जी के पास चल रहे हैं। बीजेपी के नजर में कांग्रेस पापी है, इसलिए धोया जा रहा है। भरत जी देखिए, मैं समझता था कि बड़े संवेदनशील प्रवक्ता हैं भाजपा के विवेक जी, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं मुझे लगता है ये यही वो लोकतंत्र में चलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो रविंद्र सिंह जी के पास आना चाहेंगे। रविंद्र सिंह जी, अरे देश तक इनकी नहीं पहुंच पा रही आवाज, ना देश की आवाज इन तक पहुंच पा रही। चलिए रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, तो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और बातचीत चल रही है। बीजेपी इसलिए मंदिर धुलवाई है, इसलिए मुख्यमंत्री आवास धुलवाया कि वो सपा को पापी समझती है। रविंद्र जी, बीजेपी क्या समझते मालूम नहीं, लेकिन उनके प्रवक्ता ने बताया कि अखिलेश जी पापी हैं, स्पष्ट रूप से कहा है। तो पापी कौन होता है इनको मालूम नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिमाग में कंप्यूटर चिप फिट करती है, तो इनको पापी की परिभाषा नहीं पता होगी। पापी को हमारे वेदों पुराणों में किसको कहा गया है? जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों धर्म विरुद्ध आचरण कर रही है? सबसे पहले तो हमारे प्रभु श्री राम को गाली देती है, माता जानकी को गाली देते हैं, बजरंगबली को गाली देते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को कहते हैं कि इसमें समीक्षा होगी। नरेंद्र मोदी जाके खुद बन जाते हैं विष्णु जी, तो ये पापी हैं। फिर हम एक सामाजिक पाप होता है, अपनी पत्नी को छोड़ देना, त्याग देना, ये सामाजिक पाप होता है। नरेंद्र मोदी वो पाप कर रहे हैं, तो वो पापी हैं। ये सारी परिभाषा है जो हमारे धर्म ग्रंथों में है। तो ऐसे पापियों के लिए तो गंगा जल भी साफ करने के लिए नहीं मिलेगा। अभी निर्णय करने जा रहा है, अभी क्षत्रिय समाज निर्णय करेगा। आज का ही दिन सबसे बहुमूल्य दिन था कि पाप एक रूपाला नाम का एक अपराधी है गुजरात में, उसने इस देश की अस्मिता की रक्षा करने वाले क्षत्रियों, उनकी श्रीमती जी लोगों को, उनकी बेटियों को क्या अपशब्द नहीं कहे, यही पाप होता है जो अपशब्द इसने कहे। तो जो भी काम इन्होंने क्षत्रिय समाज के साथ किया, अब बार बार कहने के बावजूद भी उस रूपाला के साथ मजबूती से खड़े रहे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से 3000 महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले के साथ ये खड़े हुए हैं, ये पापी हैं। ये पापी की परिभाषा में आता है। ये अपने पाप से दबे रोकना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी का बड़ा बयान, सपा पर वार कर बोला है कि वही हाल कर देंगे जो महाराजा का किया गया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा है कि जो वही हाल करेंगे जो महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। महाराजा सुहेलदेव ने जो है वही हाल करेंगे जो महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। ये हाल कर देंगे योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। तो बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखो मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तो आपने सुना कि हम वो हाल कर देंगे, लेकिन किसका कर देंगे?
किसका कर देंगे बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले हम अपने मेहमानों के पास चलें। डॉक्टर आलोक सोती से जो पहले चर्चा हो रही थी उस पर हम कुछ समीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में पापी कौन है, कौन पार्टी पापी है। बीजेपी कांग्रेस और सपा को कह रही है और सपा बीजेपी को कह रही है। डॉक्टर आलोक सोती जी देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनाव में इस तरीके की बातें जो है वो आ रही हैं। जैसे कि अभी आपने देखा पापी की बात आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जो सपा का जो गढ़ है उसमें 3 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है, केवल एक नहीं है। एक तो मैनपुरी हो गई जहां डिम्पल यादव जी हैं, दूसरी फिरोजाबाद हो गई जहां रामगोपाल यादव जो कि एक बहुत ही गद्दावर नेता है सपा के या थिंक टैंक कह सकते हैं, उनके पुत्र अक्षय यादव एक बार फिर से चुनाव क्षेत्र में खड़े हुए हैं। साथ में आप देखिए एक बदायूं की सीट है जिसमें उनके चाचा शिवपाल यादव जी हैं, उनके पुत्र जो हैं वो आदित्य यादव जी खड़े हैं। तो यहाँ पे सपा पार्टी के परिवार का जो है मान प्रतिष्ठा जो है वो दांव में लगी है। यानी हम इस 10 में हम 3 सीटों को मानते हैं कि सपा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखने वाली बात है कि बीजेपी किस तरीके से लड़ती, क्या 3-0 करती है या 2-1 करती है या 1 और 2 में फैसला होता है। तो देखने वाली बात यह है कि सपा इस समय जो है मुख्य विपक्षी दल है, उसके अपने वोट बैंक है, ये उनका क्षेत्र भी है। यहीं से माननीय मुलायम सिंह और आपके जितनी भी सपा की जो पार्टी शुरू हुई है, जितना भी उनका जो है मनोबल बढ़ा है, जितना भी यहाँ से काम किया गया है, वो जो है आपका सपा का प्रतिष्ठा और मान प्रतिष्ठा यहाँ दांव लगी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इन 3 सीटों का 4 जून को चुनावी परिणाम क्या होता है उसको देखना और समझना पड़ेगा, फिर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आगे भविष्य में सपा पार्टी का क्या होगा। जी अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हमने आपको सुनवाया है। उन्होंने कहा है कि मैं वही हाल कर दूंगा जो राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, इसका मायने क्या है, क्या बोल रहे हैं? सरल मायने है। और किसको? जो महाराणा प्रताप का अपमान करेगा, जो देश में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाएगा, जो देश विरोधी हरकतों में लिप्त होगा, उसका वही हाल कर दिया जाएगा जो महाराजा सुहेलदेव सालार मसूद का मोहम्मद। चलिए, आपको रोकना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा बयान आया। देश के हर कोने में गूंज रहा बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं पर हो रहा अत्याचार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां हर वर्ग को करना पड़ रहा भेदभाव का सामना। ये माहौल प्रधानमंत्री की मंशा के कारण उनका ध्यान केवल सत्ता हासिल करने पर है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के हर कोने में गूंज रहा है बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार, ऐसा उन्होंने कहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। पार्टी और मैंने हमेशा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं,
किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। तो ये थी सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्य। सोनिया गांधी ने अपील की है कि कांग्रेस को वोट दें और साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की भी बात की है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी है, ये इन्होंने कहा है। अब रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इससे पहले बातचीत हो रही थी सुहेल देव सालार मसूद की। सालार मसूद, अब निशाना किस पर है? निशाना किस पर है, कांग्रेस पर या सपा पर? देवेंद्र जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जो भारत में रहकर के महाराणा प्रताप का जिस तरह की घटना महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कारिज किया, जिस तरह की नारे लग रहे हैं कांग्रेस के कार्यक्रमों में, ऐसे लोगों को स्पष्ट संदेश है हमारे मुख्यमंत्री का कि वही हाल करेंगे जो महाराजा सुहेल देव जी ने सालार मसूद का किया था। और रही बात सोनिया गांधी की, जब अपना लड़का बेरोजगार हो तो दुनिया को रोजगार मिलता उन्हें कहाँ समझ में आएगा। जी आलोक सोती, हम आपके पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि अभी ये सारी बातें हो रही हैं कि क्या स्थितियां हैं और सालार मसूद किसे कहा जा रहा है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुहेल देव, राजा सुहेल देव की तरह सालार मसूद जैसा हाल कर दिया जाएगा तो कहा जा रहा है, किस पार्टी की तरफ निशाना है? देखिए, बिल्कुल साफ आ रहा है कि जिस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं और आप देख रहे पहला चरण और दूसरा चरण हुआ और जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है तो चुनावी पारा भी बढ़ना होता है। आप देखते हैं कि बीजेपी की जो रणनीतिकार होते हैं उनको पता रहता है कि किस क्षेत्र में कौन प्रोमिनेंट रहा है और उसको किस तरीके से आप डोमिनेट करा सकते हैं। तो जो लड़ाई 80 और 20% की जो होती है वो उस फेस में उसको धीरे धीरे आप देखेंगे अंत तक आते आते पहुंच जाएगी। तो ऐसे में चाहे कुछ भी कहे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन जो हमारा विजन है, जो हम देख रहे हैं कि चुनाव को जिस ओर ले जाना चाह रही है एनडीए या विशेषकर बीजेपी, वो उसके जो सहयोगी हैं, विशेषकर आप देखें ओम प्रकाश राजभर जो सुहेल पार्टी चलाते हैं और महाराजा सुहेल का बहुत ही के फॉलोअर्स हैं, तो उनको वेटेज देने के लिए इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे चुनाव अंत जब 7वें चरण में आएगा तो आप देखेंगे कि चुनाव की परिस्थितियां बहुत ही बदली होंगी। वह समय विकास के मुद्दे और तमाम जैसे मुद्दे होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो ट्रेडिशनल होते हैं जिस पर चुनाव लड़ा जाता है और जो वोटर्स को डायरेक्ट हिट करते हैं, उन्हीं मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा। रविंद्र सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सीएम योगी के इस बयान पे आपका क्या कहना है? ये मूर्खतापूर्ण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इसको तथ्य के साथ बताता हूं। जब सीएम योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने और कुशीनगर गए तो महाराजा सुहेल देव पासी के समर्थक को उनसे मिलवाया गया, नहला के, झुला के, इत्र लगा के। ये योगी आदित्यनाथ का चरित्र है। आदित्यनाथ को इतना नहीं मालूम है, 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, कि जो महमूद गाजी की जो दरगाह है वो बहराइच में है और वहां पर जाने वाले 90% लोग हिंदू होते हैं। तो महाराजा सुहेल देव पासी ने जो किया वो तो इतिहास में दर्ज है। आदित्यनाथ ने क्या कर लिया 7 साल में? एक भी हिंदू को वहां से रोक पाए? छड़ी निकलती है पासी समाज से, खटीक समाज से छड़ी निकलती है। उस छड़ी को लेके जाके
गाजी मसूद के दरगाह पे जाते हैं, तो आदित्यनाथ के अंदर जरा भी हिम्मत होती, जरा भी दम होता, तो उस छड़ी को रोक लेते, हिंदुओं को वहां से जाने से रोक लेते। आदित्यनाथ खुद ही कहते हैं, मैं मंच पे चढ़ता हूं तो पूजा करने के लिए नहीं चढ़ता हूं, विरोधियों का खाल उधेड़ने के लिए चढ़ता हूं। ये उनका चरित्र है। ना तो उनको इतिहास मालूम है, ना भूगोल मालूम है। उनको एक धर्माचार्य होते हुए उन्हें अपने धर्माचार्य का जो पद था, गर्व पद था, उसको भी खो दिया। अब केवल मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो जो नरेंद्र मोदी ने चाइना वाला दे दिया है, वो कमल का फूल, वो हिलाएं और मोदी की आरती करें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना सलाह मसूद के बारे में जानते हैं, ना महाराजा सुहेलदेव पासी के बारे में जानते हैं। तो इस चुनाव के साथ उनका भी फैसला हो जाएगा। इस चुनाव के साथ उनका भी फैसला हो जाएगा। हम और सवाल करें और हमारे मेहमान और जवाब दें, इससे पहले हम बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा है। ये कांग्रेस ही अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ही अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। साथियों, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता का बयान तो बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। ये मुंबई हमले में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों का अपमान है। ये मुंबई हमले में सभी आतंकियों को मार गिराने वाले सभी सुरक्षा बलों का अपमान है। ये शहीद तुकाराम आमले जैसे उन शहीदों का अपमान है। साथियों, 26/11 तो कसाब को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है और कांग्रेस पर निशाना यह साधा है। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। लेकिन रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता हमारे साथ बने रहेंगे ब्रेक के बाद तक भी। बाकी अन्य मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आए और अपने अपने विचार साझा किए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हमें हमारी सहयोगी नवजीत कौर के साथ थोड़ा सा विराम दीजिए, जल्द वापस आ रहे हैं।